हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा सिविल प्रोसीजर कोड की सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोड्स, सेक्शन नंबर 9। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में भी आया हुआ है, अच्छे से समझना। अगर आप ये नहीं समझ पाते तो फिर सीपीसी आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोड्स नहीं आएगा तो फिर सिविल कोड का प्रोसीजर कैसे करोगे, है ना। तो शुरू करते हैं। देखो, Section 9 of the code deals with the jurisdiction of civil courts. Okay, simple सी बात है. It says that the court shall have jurisdiction to try all suits of civil nature. कोर्ट के पास jurisdiction है हर सिविल नेचर के सूट्स को ट्राई करने की। तो यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ लिया जाता है कि दैट द कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन, ओके, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयरिंग कंटेंट। अब of a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly barred or impliedly excluded। देखो, अगर कोई चीज़ जो है एक्सप्रेसली बार कर दी गई है या इम्प्लाइडली बार कर दी गई है फिर तो उसका कॉग्निजेंस नहीं ले सकते ना। तो फिर ये बताता है कि भैया अगर किसी सूट को एक्सप्रेसली बार डिक्लेयर कर दिया गया है या इम्प्लाइडली बार डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो उसको आप नहीं हैंडल कर सकते, एक बात। दूसरा बात, आप कोई भी सूट जो कि सिविल नेचर का है उसकी जुरिडिक्शन को सुनने के लिए कॉम्पिटेंट माने जाओगे। अब तीसरी बात क्या आती है कि भैया सिविल नेचर क्या होगा, तो ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। एक्सप्रेसली बार तो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो, ये है सीपीसी का पीरियड, ठीक है। हम गए सेक्शन नंबर 5 के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ कोड टू रेवेन्यू कोड्स। अभी तो रेवेन्यू कोड है, रेवेन्यू कोड का मामला तो रेवेन्यू कोड देखेगा, सिविल कोड थोड़ी देखेगा। एक्सप्रेसली बार पेक्यूनियर जुडिक्शन के अंदर मान लो नहीं आया, एक्सप्रेसली बार हो गया, ठीक है। इम्प्लाइडली बार हो गया कि पेक्यूनियर जुडिक्शन के अंदर नहीं आ रहा तो वो नहीं चलेगा। स्मॉल कोस्ट कोड का मामला है, एक्सप्रेसली बार। प्रेसिडेंसी स्मॉल कोस्ट कोड का मामला है, एक्सप्रेसली बार। रेस जुडिकाटा से बार है, एक्सप्रेसली बार। रेस्ट सब जुडाई स्टे ऑफ सूट से बाहर है, एक्सप्रेसली बार, ठीक है। और इम्प्लाइडली बार। एक और बात बताता हूँ, हाँ, लिमिटेशन लॉ में जब जाते हो आप, लिमिटेशन लॉ कहता है कि अगर आपका प्रिस्क्राइब पीरियड से टाइम ऊपर चला गया और रिलैक्सेशन टाइम भी नहीं मिला तो लिमिटेशन बार्स द रेमेडी। तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेसली बार हो गया। इम्प्लाइडली बार क्या होता है, इम्प्लाइडली बार में ना, जैसे एग्जांपल, ये एक कोर्ट है, ये कोर्ट जो है एक स्पेशल सूट्स के लिए ही बनी है। अब इसने कोई वो नहीं बताया कि लॉ ने एक्सप्रेसली बोला कि ऐसे सूट जो है यही कोर्ट देखेगा। अब स्पेशल सूट्स के लिए बनी है तो डेफिनेटली ये है कि जितने भी सूट वो जो उस मैटर से होंगे वो इसी कोर्ट में जाएंगे ना। तो वो फिर सिविल कोड क्यों हैंडल करेगा, वो तो यही कोर्ट हैंडल करेगा। तो ये क्या हो गया, इम्प्लाइडली बार हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं। आगे आता है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 2। अब सूट ऑफ सिविल नेचर का मतलब बताता हूँ आपको मैं। सूट ऑफ सिविल नेचर क्या कहता है, ये देखो, ये एक राइट्स हैं, ये एक राइट्स कंसेप्ट है। राइट्स 2 तरीके की हो सकती हैं, एक सिविल राइट्स और एक सोशल राइट्स, ठीक है। सोशल राइट्स के अंदर ना 3 तरीके की राइट्स आती हैं, रिलीजियस, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव। अगर ये सिर्फ प्योरली सोशल राइट्स हैं तो सीपीसी इससे गवर्न नहीं होती। प्योरली सिविल राइट्स हैं तो डेफिनेटली गवर्न होती है। अब इन दोनों को मर्ज कर दो, इन दोनों को मर्ज कर दो। मर्ज कैसे कर दो कि ना एक क्वेश्चन बन जाए, एक क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन 2 तरीके का होगा, एक प्राइमरी क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है और एक होगा सेकेंडरी क्वेश्चन जो कि मतलब हाँ ये भी है, इसको भी सुनना पड़ेगा। अब लॉ कहता है कि अगर प्राइमरी क्वेश्चन को सुनने के लिए हमें सेकेंडरी क्वेश्चन को सुनना ज़रूरी है, नेसेसरी है, तो फिर सुन लेंगे, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, सुन लेंगे।
अब सेकेंडरी क्वेश्चन जो होगा वो इस सोशल राइट से गवर्न करता, सोशल राइट से गवर्न करता है, कोई चक्कर नहीं, ये सिविल राइट से गवर्न करता है। मेन तो क्वेश्चन सिविल राइट का ही है ना, उसको सॉल्व करने के लिए चलो इसको भी सॉल्व करना ज़रूरी है, कोई बात नहीं। तो अब मर्ज हो चुके हैं, इनसेपरेबल है, तो फिर इनको हम सुन सकते हैं, ठीक है। यही बात करता है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 आपका। राइट टू प्रॉपर्टी का सूट था, प्राइमरी क्वेश्चन क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ऑफिस, सिविल राइट है, क्लियर है, सिविल राइट है। नॉट स्टैंडिंग दैट सच राइट मे डिपेंड एंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चंस एज टू रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज। अब सेकेंडरी क्वेश्चन क्या आ गया, रिलीजियस राइट्स, रिलीजियस सेरेमनीज, सोशल नेचर की, ये दोनों मर्ज हो गई है ना। मेन क्वेश्चन तो यही है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू ऑफिस, प्राइमरी क्वेश्चन। सेकेंडरी क्वेश्चन क्या हो गया, रिलीजियस राइट्स का, सेरेमनीज का। अब ठीक है, कोई बात नहीं भैया, अगर इसको सॉल्व करना ज़रूरी है तो ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, हमारा मेन रिजल्ट तो ये है ना, वो तो सिविल राइट है ना। तो दोनों को मर्ज कर दिया, दोनों को मर्ज करने के बाद क्या बना हमारा, सिविल नेचर का सूट, ठीक है, क्लियर है। अब आगे सुनो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज़ इमटेरियल, चाहे उस रिलीजियस राइट्स में उस बंदे को फीस मिले या ना मिले। मतलब जो ऑफिस था, देखो अब ऑफिस के बारे में बताता हूँ। ऑफिस का राइट है आपके पास, राइट टू ऑफिस, राइट टू ऑफिस राइट तो है ना, ये सिविल नेचर का है, सिविल राइट है, ठीक है। अब इसके अंदर प्लस हमने एक सेकेंडरी क्वेश्चन डाल दिया, वो ये है कि ये ऑफिस जुड़ा हुआ है रिलीजियस राइट्स से, राइट से या फिर हमारा सेरेमनीज से, सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ऑफिस हम कह सकते हैं दो तरीके हो गए, एक तो सेकुलर ऑफिस हो गया जो कि हमारे ऑफिस होते हैं, और एक हो गया रिलीजियस ऑफिस। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों मर्जी हो, राइट तो है ना ऑफिस का, हो जाएगा। अब रिलीजियस ऑफिस भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो जो आपकी श्रद्धा होती है, ग्रेचुइटस हो सकते हैं, एक जिसमें फीस अटैच होती है, सैलरी मिलती है आपको फिक्स, चाहे सैलरी मिलती हो चाहे ग्रेचुइटस हो, भैया राइट तो है ना, राइट तो है, सिविल राइट तो है ही, तो सिविल राइट है तो इन्फोर्स तो करोगे ही। तो फीस मिले या ना मिले, आपका राइट तो है, तो वो चीज़ भी सिविल राइट होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज़ इमटेरियल, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अब बात करते देखो आगे। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज़ इमटेरियल whether or not any fees are attached to the office referred in explanation of 1 or whether or not such office is attached to a particular place। ये भी एक बात सुन लो एक बार आप। अब ये तो आपने देख लिया कि रिलीजियस ऑफिस चाहे ग्रेचुइटस हो चाहे फीस ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक और बात आती है कि जो ऑफिस है हमारा, ये एक जगह फिक्स्ड है, ऑफिस तो फिक्स्ड होते हैं, कोई बात नहीं। ये अगर फिक्स्ड नहीं है, मूवेबल नेचर का है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इमटेरियल, और ये भी इमटेरियल, ठीक है। ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब सुनो, सेक्शन 9 ऑफ द कोड डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ सूट विच अ कोर्ट हैज़ जुडिक्शन टू एंटरटेन। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया सारा का सारा, आपने इतना ही लिखना है, आरजीएस में तो यही लिखना है बस आपने, लेकिन अब समझ लो सारा का सारा इंट्रोडक्शन वगैरह आ जाएगा कभी कभार, तो कैसे कैसे करोगे आप। सेक्शन 9 says that describe the nature of suits which the court has jurisdiction to entertain. It can entertain every suit of civil nature excepting जिनका cognizance या तो expressly बार हो या impliedly बार हो। As a corollary to this,
It follows a court cannot entertain a suit which is not of a civil nature. Okay. A litigant thus having grievance of civil nature has a right to institute a suit in a competent civil court unless it is cognizant expressly bar or impliedly bar. वही वापस घूम फिर के. Okay. Section 9 of the code empowers civil court to try all suits if they are of civil nature. If the cognizance is either barred, not barred, expressly or impliedly. सारी चीज़ें वही घूम फिर के आ रही है. ओके. शेल वर्ड यूज़ है यानी कि यहाँ पे प्रिजम्पशन है. ओके. और ये मैनिफेस्ट करता है मैक्सिम को ओबिजुस एबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. ओके. सूट का मतलब क्या होता है? सूट तो आपको पता ही है क्या होता है. सिविल का मतलब क्या होता है? सिविल इज नॉट डिफाइंड इन कोड, बट अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इट परटेन्स टू द प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ अ सिटीजन. बस इतना ही याद कर लो. ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है इट इज़ रिलेटिंग टू प्रोवाइडिंग राइट्स एंड रेमेडीज सॉट बाय सिविल एक्शंस एज कॉन्ट्रास्टेड विद क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. ये डालना है, ये डाल लो. नेचर का मतलब क्या है? नेचर इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड इन द कोड, बट इट मीन्स द फंडामेंटल क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, आइडेंटिटी और एसेंशियल करेक्टर, सॉर्ट, काइंड, करेक्टर वगैरह वगैरह. नेचर हैज़ अ वाइडर एक्सटेंट. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेचर को डिफाइन कर दिया आपने, सिविल को डिफाइन कर दिया आपने, बस बात खत्म है. ये सब आपको 15-15 मार्क्स वाले में डालनी है. आरजेस वाले ये बिल्कुल ना डालना, लंबा हो जाएगा. पर डाल देना, आपकी मर्जी है यार. 6 नंबर का तो कोई पूछेंगे नहीं आपसे इस पॉइंट पे, तो 2-3 इंट्रोडक्शन लाइन डाल देना, कोई बात नहीं. अब ये पॉइंट तो हो गया. सिविल नेचर इज वाइडर देन द वर्ड सिविल प्रोसीडिंग. Therefore, the section 9 would therefore be applicable in every case where the dispute has the characteristics of affecting one's right which are not only civil but of civil nature. बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, PMA मेट्रोपॉलिटन वर्सेस MM मार्थोमा. तो सिविल प्रोसीडिंग का कंसेप्ट जो है हमारा, जो है एक सेकेंड, ये हो गया सिविल प्रोसीडिंग, ये हो गया सिविल नेचर. ठीक है, ये प्योरली सिविल होगी, प्योर सिविल नेचर की होगी. तो इसका कंसेप्ट जो है, इसका कंसेप्ट जो है हमारा वो वाइडर कंसेप्ट है, वाइडर नेचर का कंसेप्ट है. ठीक है, इसलिए हम ये फॉलो करते हैं. और केस का नाम डाल दो आप, PMA वर्सेस PMA मेट्रोपोलियन वर्सेस मार्थोमा. क्लियर हो गया. अ सूट इज ऑफ सिविल नेचर इफ द प्रिंसिपल क्वेश्चन देयर इन रिलेट्स टू अ सिविल और लीगल राइट. ये आपने देख लिए. अब कुछ क्वेश्चंस हैं. अ कास्ट क्वेश्चन और अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज इज नॉट द प्रिंसिपल क्वेश्चन इन द सूट बट इज मेयरली अ सब्सिडरी क्वेश्चन. ठीक है, तो ये सिविल नेचर का नहीं हुआ. प्रिंसिपल क्वेश्चन इज द सिविल नेचर. एग्जाम्पल, क्वेश्चन हैज टू एनी प्रॉपर्टी, एनी ऑफिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. प्रिंसिपल क्वेश्चन विच इज ऑफ सिविल नेचर कैन नॉट बी डिटरमाइंड विदाउट डिसाइडिंग द कास्ट क्वेश्चन. अगर प्रिंसिपल क्वेश्चन सिविल नेचर का है और जो कि सॉल्व नहीं हो सकता कास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करे बिना, तो कोई बात नहीं, सेकेंडरी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम. द कोर्ट हैज़ द पावर टू डिसाइड द कास्ट क्वेश्चन और द क्वेश्चन रिलेटिंग टू रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज टू इनेबल इट टू डिसाइड द प्रिंसिपल क्वेश्चन. क्लियर है, ये वाला डाल देना पॉइंट. सरदा कुमार वर्सेस गजानंद, ये सारे बड़े आंसर करने के लिए हैं पॉइंट्स, और आपको इंटरव्यू में हेल्प करेंगे सारी की सारी चीज़ें. ओके. वेदर रिलीजियस राइट्स लाइक राइट टू वर्शिप इन अ रिलीजियस प्लेस, एंट्री इन अ टेम्पल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस श्राइन्स लाइक टेम्पल, चर्च, मॉस्क एक्सेट्रा आर राइट्स ऑफ सिविल नेचर? क्वेश्चन मार्क. देखो, सिन्हा रामानुजा वर्सेस रंगा रामानुजा. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट prima facie suit relating to religious rites, ceremonies, they are not maintainable in civil code. They do not deal with legal rights of the parties ना. बट हमने एक्सप्लेनेशन देखी, अगर प्राइमरी क्वेश्चन सिविल नेचर का है, सेकेंडरी क्वेश्चन ये है वगैरह वगैरह, तो हमने देख लिया था. फिर हमने PMA मेट्रोपॉलिटन मार्थोमा का केस देखा. उन्होंने देखा उसमें क्या लिखा, रिलीजियस राइट इज द राइट ऑफ अ पर्सन बिलीविंग इन अ पर्टिकुलर फेथ टू प्रैक्टिस इट, प्रीच इट एंड प्रोफेस इट. अगर रिलीजियस राइट है आपकी, जो कि आर्टिकल 25 वाली है, राइट टू प्रोफेस रिलीजन, राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन, तो जैसे आपको क्वेश्चन आए
कि हमें प्रभात फेरी करने दी जाए, पोजेशन रैली निकालने दी जाए, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने दी जाए, मंदिरों में पूजा करने के लिए आज़ादी दी जाए, राइट टू वर्शिप, ये सारी हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये तो डेफिनेटली सिविल राइट होगी। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स है, सूट विच आर ऑफ सिविल नेचर, ये थोड़े से याद कर लो, अपने प्री में पूछे जाते हैं आपसे कई बार। और सूट विच आर नॉट ऑफ सिविल नेचर, सबसे पहले सूट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर एरियर्स ऑफ सैलरी, ऑब्वियसली सिविल नेचर का है। मैरिज को डिसॉल्व कराना सिविल नेचर का है। रेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, डैमेजेस। एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पॉइंट नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि अगर ए नाम का बंदा बिना अपनी विल बनाए मर जाए तो अब एग्जीक्यूटर तो अपॉइंट हुआ नहीं, और उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो जाता है जो कि उसको देखता है कि इस प्रॉपर्टी से पैसा जो है कितना जाना है, किसको जाना है, वो है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो अब ये मत समझ लेना कि ये तो सोशल राइट है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट अलग है, ये एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। ठीक है। डिक्लेरेशन का सूट, डैमेजेस का सूट, रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सूट ऑफ सिविल नेचर, रिलीजन का सूट एंड अदर प्रोसेशन का सूट। अब ये वो वाले हैं जो कि जैसे एग्जांपल वर्शिप का, राइट ऑफ ब्यूरल का और प्रोसेशन का, ये सारे ये सिविल नेचर के हैं क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं, आर्टिकल 25 वाले। ठीक है। और एक आया जैसे एग्जांपल पर्दा नशीन लेडी को पर्दा रखने का अधिकार, वो हमारा आर्टिकल 25 में कवर हो जाता है। ठीक है। सूट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, पर्सन इलेक्टेड एज ए डायरेक्टर और चेयरमैन ऑफ अ कंपनी। ठीक है। आगे आ गया कॉन्ट्रैक्ट का सूट, स्पेसिफिक रिलीफ, पर्सन एज अ मेंबर ऑफ क्लब। ये आपको अलग से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि यार ये क्या है, ये तो सोशल नेचर का लग रहा है, ये सिविल नेचर का है। राइट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ क्लब, राइट ऑफ फ्रेंचाइजी यानी कि वोट देने का अधिकार, वो सारे सूट सिविल नेचर के हैं। राइट ऑफ प्राइवेसी सिविल नेचर का नहीं है। प्रिंसिपली कास्ट क्वेश्चन सिविल नेचर का नहीं है। अपहोल्डिंग डिग्निटी और ऑनर, ये बहुत तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर जगह एमसीक्यू में आते हैं, इसको अच्छे से रट लेना। ये 3 क्वेश्चन तो को लगेगा कि यार ये हैं कि नहीं है, हैं कि नहीं है, तो यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। प्योरली रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज नहीं है। आगे आता है स्पेशल ट्रिब्यूनल का मामला, भैया वो तो स्पेशल ट्रिब्यूनल देखेगा ना, हम तो नहीं देखेंगे। ओके। तो ये सारे सूट जो हैं सिविल नेचर के नहीं माने जाते। ठीक। अब सूट एक्सप्रेसली बार में आपको बता दी था मैंने, जैसे एग्जांपल सेक्शन 10, सेक्शन 95, ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 22 रूल 11, ये सारे याद कर लो, लिस्ट बना लो, ये सारे एक्सप्रेसली बार में आ जाते हैं। एक्सप्रेसली बार में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन कुछ लिस्ट यहाँ पर भी मैंशनड है। ठीक है। सेक्शन 37 ऑफ, अब दूसरे लॉज में 37 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, 293 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, 170 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, ये सारे जो हैं हमारे एक्सप्रेसली बार कहते हैं कि भैया ये सूट जो होंगे वो सिविल नेचर के नहीं होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिमिटेशन लॉ को मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था, वो वाला भी हो गया एक्सप्रेसली बार। अब सूट्स ऑफ इम्प्लाइडली बार में ना ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। अब 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा डाल सकते हो, कुछ बढ़िया बातें बता रखी इन्होंने कि सूट्स जो इम्प्लाइडली बार है ना वो 2 फॉलोइंग ग्राउंड्स के ऊपर होते हैं, एक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ से बार हो या फिर पब्लिक पॉलिसी के ग्राउंड्स के ऊपर बार हो। ठीक है। और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है आपको। अब आता है प्रिजम्पशन एज टू जुडिक्शन, धूलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, बड़ा ही लैंडमार्क केस है, लेकिन इसके लिए नहीं है, ये इसके लिए है। ठीक है। पढ़ने वाले इसके बारे में भी हम, ये पेपर में आया हुआ आपको। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इन द डीलिंग विद द क्वेश्चन वेदर सिविल कोर्ट जुडिशियल टू एंटरटेन अ सूट इज बार्ड और नॉट, इट इज नेसेसरी टू बियर इन माइंड दैट एवरी प्रिजम्पशन शुड बी मेड इन फेवर ऑफ द जुडिशियल ऑफ द सिविल कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा हम प्रिजम्पशन फेवर में ही डालेंगे कि उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। अब एक्सक्लूजन ऑफ जुडिक्शन का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूजन ऑफ जुडिक्शन टू एंटरटेन सिविल कॉजेज शुड नॉट बी रेडली इन्फर्ड कि नहीं 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 नहीं, हम कब मानेंगे कि ये नहीं, ये तो जुडिक्शन है ही नहीं कोर्ट के पास। ठीक है। तो ये एकदम से नहीं मानते जब तक स्टैच्यूट है हमारा वो एक्सप्रेस प्रोविजन ना दे दे कि हाँ ऐसी टाइप की जुडिक्शन जो है वो एक्सक्लूड कर दी गई है, तो फिर आप नहीं सुन सकते हो। वरना हम तो प्रिजम्पशन तो फेवर में मान के चलते हैं कि भैया कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन है। ठीक है।
एक्सक्लूजन ऑफ जुडिक्शन में टॉपिक आता है. इट इज सेटल्ड दैट एक्सक्लूजन ऑफ जुडिक्शन ऑफ सिविल कोड इज नॉट टू बी रेडली इन्फर्ड. ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. बट दैट such exclusion must either be explicitly or clearly implied by the statute. अगर स्टैट्यूट बता रहा है कि यहाँ पर जुरिडिक्शन एक्सक्लूड कर दी गई है तो ठीक है, अदरवाइज तो हम मान के चलते हैं कि जुरिडिक्शन है. द रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन बीइंग दैट एवरी प्रिजम्पशन शुड बी मेड इन फेवर ऑफ द एग्जिस्टेंस रेदर देन द एक्सक्लूजन ऑफ जुडिक्शन ऑफ सिविल कोड्स. ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है. ये क्वेश्चन आया हुआ है, हरियाणा में आया हुआ, हर जगह आया हुआ है. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूजन ऑफ जुडिक्शन, इसको इम्पोर्टेंट रखना, याद रखना. अब ये आता है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू एक्सक्लूजन ऑफ जुडिक्शन ऑफ सिविल कोड्स. धूला भाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट केस है ये. इसके ऊपर 2 पॉइंट्स याद कर लो आप. ये बहुत बड़ा गाइडलाइंस वगैरह है. 2 पॉइंट्स भी आपने याद कर लिए, 2 या 3 पॉइंट्स भी छोटे छोटे से, तो भी आपका केस हो जाएगा. क्योंकि ये ना 3 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछा जाता. जैसे एग्जाम्पल मान लो आपको बोल देंगे व्हाट डू यू मीन बाय जुडिक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूजन ऑफ जुडिक्शन, तो 2 क्वेश्चन दे देंगे आपको. कभी सिंपल नहीं पूछेंगे व्हाट आर द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एक्सक्लूजन ऑफ जुडिक्शन, बताइए, वो नहीं. 2-3 पॉइंट्स याद करो. देखो एक छोटा पॉइंट याद कर लेते हैं. एन एक्सक्लूजन ऑफ जुडिक्शन ऑफ सिविल कोड इज नॉट टू बी रेडली टू बी इन्फर्ड अनलेस द कंडीशन गिवन अबव अप्लाई. ये जो हमने पॉइंट पढ़ा था ना अभी, कि देयर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन that the court has jurisdiction unless the statute expressly provides that no, the court does not have it. तो वो वाला पॉइंट आप डाल सकते हो सबसे पहले. दूसरा पॉइंट क्या है, where the statute gives a finality to the orders of special tribunals. यहाँ पर क्या है कि अगर एक स्टैट्यूट है, उसने एक स्पेशल ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर्स को फाइनलिटी दे दी है, तो हम क्या करेंगे भैया, सिविल कोर्ट का क्या लेन देना. सिविल स्पेशल ट्रिब्यूनल्स को बोल दिया कि हाँ इसकी इसी की चलनी है, तो हमारा क्या रोल. तो सिविल कोर्ट की जुडिक्शन जो है एक्सक्लूड कर दी जाएगी. ठीक है. इफ देयर इज एडुकेट रेमेडी टू डू व्हाट द सिविल कोड वुड नॉर्मली डू इन सच सूट. तो ये वाला पॉइंट आपने याद कर लिया. ये एक पॉइंट हो गया कि भैया अगर स्पेशल कोर्ट स्पेशल ट्रिब्यूनल्स के पास जुडिक्शन है तो हमारा क्या काम. अब देखो सेकंड पॉइंट के अंदर आपने कुछ याद नहीं करना, सिंपल बोल दो इफ देयर इज एन एक्सप्रेस बार टू द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट देन द जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट विल बी एक्सक्लूडेड. बस क्लियर है. हाँ, ये तो हो गए सारे के सारे पॉइंट्स हमारे कवर. अब और तो कुछ नहीं बचता. हाँ, कुछ नहीं बचता. तो ब्रॉस हमारा टॉपिक जो है वो सेक्शन 9 का ख़त्म हो चुका है. अब इसके ऊपर आपने और कुछ याद नहीं करना. सबसे इम्पोर्टेंट तो ये याद करना है आपने सिविल नेचर के सूट कौन से हैं, सिविल नेचर के सूट कौन से नहीं है. फिर उसके बाद आपने याद करना है इम्प्लाइडली बार एक्सप्रेसली बार का हल्का हल्का हिंट, और ये याद करना है एक्सक्लूजन जुडिक्शन का टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है. और बस फिर सेक्शन 9 को एक्सप्लेन कर देना. और ये पीएमए मेट्रोपॉलिटन वाला केस डाल देना एक, ये इंपॉर्टेंट केस है. और इम्पोर्टेंट केस तो कोई ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, बस यही पीएमए मेट्रोपॉलिटन वाला डाल दो, बस बात खत्म हो जाती है आपकी. ठीक है. जितना भी एक्सप्लेन करें ना उसको वहाँ से एक्सप्लेन कर देना. और भी लंबा करना है तो भैया जुडिक्शन को समझा दो. व्हाट डू यू मीन बाय जुडिक्शन, फिर आएगा व्हाट डू यू मीन बाय जुडिक्शन ऑफ अ सिविल कोर्ट और सिविल नेचर. उसके बाद ऐसे लंबा करते हो, आपके ऊपर है कितना लंबा करना है आपने. ठीक है. तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.